नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ योजना 36 लेके आए हैं। आज की जो क्लास रहेगी वह है 9th क्लास और सब्जेक्ट जो है आपका वह है सामाजिक विज्ञान। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका 9th क्लास की भूगोल का अपवाह। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, उसमें आपने किस प्रकार से बनाने हैं अब उसके बारे में बात करते हैं कि पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य है अपवाह का क्या अर्थ होता है या अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है भारत में अपवाह तंत्र को सूचीबद्ध करने में। और तीसरा है हिमालय नदियों की व्याख्या करने में। और अगला है आपका सिंधु नदी और गंगा नदी में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है नदियों का महत्व जानने में। अपवाह का अर्थ है कि जो पानी आपका पहाड़ों से नीचे नदियों की ओर किस तरह से बहता है उसे अपवाह के रूप में कहा जाता है। तो टीचिंग एड में आपने प्रयोग करना है। सबसे पहले सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री है आपकी चॉकबोर्ड, संकेतक और झाड़न। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आपने सबसे पहले छात्रों आपके प्रदेश में कितनी नदियां हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं 5 नदियां। नदियों से हमें क्या मिलता है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं जल। अपवाह किसे कहते हैं, तो इसका बच्चे उत्तर देते हैं असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद क्या करना है, आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। टॉपिक की अनाउंसमेंट में आपने लिखना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हम पानी के बहाव के बारे में जानेंगे। अतः छात्रों आज हम अपवाह उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका अगला स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपने सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और चॉकबोर्ड कार्य मुख्य ध्यान में रखने हैं। तो ये 4 आपकी मुख्य बातें हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आपने सबसे पहले प्रोत्साहन लिखना है। प्रोत्साहन में आप बच्चों को बताओगे कि ये पाठ किसके बारे से संबंधित है या आपने उनको मोटिवेट करना है थोड़ा सा। तो पहला है कि छात्रों आज हम जानेंगे कि नदियाँ कैसे बनती हैं और कैसे पानी ऊपरी ओर से नीचे की ओर जाता है, उसे अपवाह कहते हैं। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद जो आपका उपविषय होगा वह आपने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखना है। जैसे इन्होंने शिक्षण बिंदु में लिखा है अपवाह, और आपने भी अपवाह लिखना है चॉकबोर्ड कार्य में। उसके बाद आपने छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में बच्चों को बताना शुरू करना है कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसमें छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिलकर या मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो पानी की धाराएं होती हैं वह एक साथ मिलती हैं और कहाँ जाती है, नदी में जाती है। कहाँ से आती हैं, पहाड़ों से आती है छोटे छोटे धाराओं के रूप में। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। ये आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागरों में होता है। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने अगला शिक्षण बिंदु लिखना है भारत में अपवाह तंत्र। तो ब्लैक बोर्ड पे भी आपने ये लिखना है भारत में अपवाह तंत्र, कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इसे 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। आप वीडियो देख के या वीडियो पॉज करके भी लेसन प्लान लिख सकते हो। ये लेसन प्लान बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपको लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हैंड रिटन जो है वो लेसन प्लान है। तो हैंड रिटन लेसन प्लान के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला आपका शिक्षण बिंदु है हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं। और बच्चों की क्या क्रिया लिखनी है आपने, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। ये सिंधु नदियों की बात हो रही है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक के
सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण बिंदु है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे और सभी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक भी सुनेंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो और छात्र अध्यापक क्या करेगा, चॉक बोर्ड पर लिखेगा। ये आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है। चलते हैं अगले पेज पे। उसके बाद फिर आपने बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हो वही कंटिन्यू करना है कि दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जस्कर, नुब्रा, श्योक इस नदियों में मिलती है। छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेंगे और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, लेसन को सुनेंगे। उसके बाद अपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं ताकि आपको यह पता लग सके कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह बच्चे कितना ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आपने प्रश्न पूछना है कि छात्रों सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, विशाल आप बताइए। तो विशाल उत्तर देते हुए कहता है कि 2900 किलोमीटर। आपकी क्लास में जो भी बच्चे का नाम होगा वह आप लिख सकते हो। फिर आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। चलते हैं अगले पेज की ओर। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धाराएं भागीरथी थी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। आपने कंपोनेंट भी साथ साथ में लिखते जाना। अगला आपका शिक्षण बिंदु है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा। अगला आपका शिक्षण बिंदु है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये वह नदियाँ होती हैं जो कि अफवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इसे में मुख्य नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं। सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने क्या करना है, हो सके तो इन नदियों का आप शिक्षण सहायक सामग्री की तरह भी दिखा सकते हो, या तो आप जो भी नदी जिस तरीके से बहती है उसका भी शिक्षण सहायक सामग्री बता सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री को आपने इस तरीके से कंपोनेंट में लिखना है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। अगला आपका शिक्षण बिंदु है नदी का अर्थव्यवस्था या नदियों की अर्थव्यवस्था भी आप इसे कह सकते हैं। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ, फिर इस शिक्षण बिंदु को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नदी की विभिन्न अवस्थाएं मतलब आपने हेडिंग में लिखना है और इस तरीके से आपने नदी का स्रोत की कैसे पहाड़ों से नदी ऊपर ऊपरी भाग, मध्य भाग और किस तरीके से नीचे आके समुद्र या डेल्टा में मिलती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। चलते हैं अब अगले शिक्षण बिंदु की ओर। तो नदियों का अर्थव्यवस्था, संपूर्ण नदियों का इतिहास में यह माना गया है कि नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा और सभी छात्र जो है वह चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद आपने बच्चों से फिर प्रश्न पूछना है कि छात्रों नदी का जल कैसे खराब होता है। रोहित आप बताइए, जो भी आपकी कक्षा में नाम होगा वह आप ले सकते हो। रोहित उत्तर देते हुए कहता है कि प्रदूषण के कारण जो है हमारा जल खराब होता है। आपने उसे शाबाश बैठ जाइए करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके बिठा देना है। अगला आपका जो शिक्षण बिंदु है वह है नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी आपने जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वही आपने लिखना है, नदी प्रदूषण। उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू करना है बच्चों को पढ़ाना कि इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। छात्र अध्यापक क्या करेगा, थोड़ा रुक के और सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
उसके बाद फिर अपने बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू करना है कि नदियों का प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। छात्र अध्यापक अपनी वाणी में क्या करेगा, विराम देगा और सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है आपकी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने नदी के बहाव के बारे में जाना और नदियाँ किस तरह बहती हैं, तो आज हमने अपवाह विषय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो इस तरीके से आपका जो प्रस्तुतिकरण है वह समाप्त होगा और जो आपकी पुनरावृत्ति है वह भी पुनरावृत्ति आपने हमेशा ही जो भी आपका जिस प्रकार से आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं उसी प्रकार से आपने टॉपिक की समाप्ति भी करनी होती है। अब आपका मुख्य जो कार्य है वह है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आपने किस प्रकार से करना है? मूल्यांकन में आप लिखोगे, छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। प्रश्न 1 है, अफवाह का क्या अर्थ है? प्रश्न दूसरा है आपका, अफवाह तंत्र के बारे में बताइए। प्रश्न तीसरा है आपका, हिमालय की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? और प्रश्न 4 है आपका, सिंधु नदी और गंगा नदी में अंतर स्पष्ट करें। और प्रश्न 5 है, नदियों का क्या महत्व है? अब अपने बच्चों को होमवर्क देना है, गृह कार्य में अपने बच्चों को देना है कि हिमालय की मुख्य नदियों की क्या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।